हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था कंज्यूमर से रिलेटेड जो रिड्रेसल फोरम्स होते हैं, जिनको CPC यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का नाम दिया जाता है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वो सब डिस्कस किया था। आज हम अपने अगले यूनिट या अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो सोसाइटी में रहकर किस तरह की जिम्मेवारियां जो है उसके ऊपर आती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ business. By social responsibility, we mean the intelligent and objective concern for the welfare of society that restrains individuals and corporate behavior from ultimately destructive activities of positive contributions to human betterment. वेरियसली एज द लेटर में भी डिफाइंड कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम समझते हैं एक कॉरपोरेट का या एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर या इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट बिहेवियर को लेकर एक रोक रखाव रखना, एक रोक टोक रखना, एक रिस्ट्रेंट लगा देना, ताकि वो सोसाइटी को जो है या उस सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या जिससे नुकसान हो सोसाइटी को या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, उस तरह की हरकतें ना कर सके। Financial performance is better in terms of operating income growth, sales to asset ratio, sales growth, return on equity, earnings to asset growth, return on investment, return ऑन एसेट एंड एसेट ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट बताया था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को लेकर केनेथ आर एंड्रयूज ने कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसका जो बेटर है उसको किस तरह से देखा जा सकता है। वो देखा जा सकता है ऑपरेटिंग इनकम की ग्रोथ से, यानी कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिव हमारे जो एवेन्यूज हैं जिसके अंदर हम प्राइमरीली एस्टैब्लिश कर रखी है हमारी फर्म, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जो इनकम आ रही है उसमें ग्रोथ कितनी है। सेल्स टू एसेट रेशो यानी जो हमारी सेल्स है उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स कितने हैं हमारे पास, सिमिलरली सेल्स की ग्रोथ कितनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हम इक्विटी जो है हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी कैपिटल है, उसके ऊपर कितने किस तरह के रिटर्न्स जो है हमको मिल रही हैं एज एन इन्वेस्टर्स या एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी। फिर अर्निंग टू एसेट रेशो की हमारे जो एसेट एसेट ग्रोथ है उसका अर्निंग के हिसाब से उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह का ग्रोथ चल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न on asset and asset growth. Look at well-run companies and you will see that needs of its stockholder यानी stakeholder, employees and the community at large being served simultaneously। यानी कि जब आप बड़ी कंपनीज को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो आप ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि उनके आसपास के उनकी जो सराउंडिंग सोसाइटी है वो कितनी खुश है, उनकी नीड्स एंड सेटिस्फाई जो है कितनी अच्छी तरह से सर्व की जा रही है। Does corporate social responsibility translate into fiscal responsibility? तो ये एक सवाल है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एक कॉर्पोरेट और एक ऑर्गेनाइजेशन की उसकी सोशल सोशल जो सर्कल है उसका, उसके उसके तहत उसके अंदर रहकर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियां हैं उसको लेकर, वो क्या फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर जो है तब्दील की जा सकती हैं, उनको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नाम दिया जा सकता है। A landmark study by Professor Stephen Erfel and Michael Frententuono found that firms that were ranked highest in terms of their records on a variety of social issues, charitable, community outreach, environmental performance, advancement of women एंड प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये कुछ जो कंपनीज हैं जिन्होंने इन मुद्दों के ऊपर अपना जो है स्टेप अप किया था, जिन्होंने इन बातों को लेकर, इन सोसाइटी के इश्यूज को लेकर कुछ करने की सोची थी, उनको जो रैंक्स मिली थी वो बहुत हाई रही थी। चैरिटी की थी या कम्युनिटी आउटरीच, कम्युनिटी को जो है उनकी प्रमोशन की थी किसी ना किसी तरह से, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की, एनवायरमेंट जो है उनका आसपास का ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स इस तरह से किया गया होगा। वुमेन जो है उनकी एम्पावरमेंट, एडवांसमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर बात की गई। तो ये सारी चीजें जो है जिन कंपनीज ने की थी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी हाई रही थी। Business is not only an economic function but also a social function. It is the only activity that influences every aspect of the society and nation. Business innovates, develops new products and services to serve humans, produces goods and services for the nation and society, invents new molecules to cure human ailments, provides employment, generates earning, exports, and it pays taxes for the smooth functioning of the government and utilizes the resources of society and nation। तो आपने देखा यहाँ पर कि बिजनेस को किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, एक एक एस्पेक्ट उसका जो है वो आपको बताया गया है। एक बिजनेस जो है वो इनोवेट करता है, यानी उसके पास आइडियाज होते हैं, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, उन आइडियाज को नए प्रोडक्ट्स में बदलता है, सर्विसेज में ह्यूमंस को सर्व करने के लिए, प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द नेशन, जो हम जिस नेशन में, जिस वो दायरे में रह रहा है, जिस
कंट्री में वो काम कर रहा है, उस कंट्री के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं। एंड सोसाइटी इन्वेंट्स न्यू मॉलिक्यूल्स टू क्योर ह्यूमन एलिमेंट्स, इस तरह के नए पदार्थ बनाए जाते हैं, इस तरह के नई वस्तु बनाई जाती हैं, दवाइयां हो, चाहे वो किसी कन्वीनियंस का सामान हो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हो, तो वो सारी चीजें हैं, वो भी एक बिजनेस बनाता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अर्निंग्स जनरेट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और अल्टीमेटली इन सब चीजों से जो उसको कमाई होती है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, ताकि गवर्नमेंट भी जो अच्छी खासी फंक्शनिंग कर सके। But this is only one side of the picture. The other side is all about exploitation of natural resources, exploitation of human resources, sexual harassment at workplaces, political funding for business interest, spreading pollution, spreading materialism, abetting terrorism to increase sale of arms and ammunition, selling smoke and liquor, global warming, एसिड रेन एंड मैनी अदर्स। तो यहाँ पर जो है हमने उसका एक पॉजिटिव फीड जो है वो देखा था कि बिजनेस कितना अच्छा होता है, वो क्या क्या करता है, सोसाइटी के लिए क्या करता है, लोगों के लिए क्या करता है। लेकिन एक सेम टाइम पर वो जो बुरे काम करता है उन चीजों को अचीव करने के लिए, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, पेड़ काटे जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। आपके जो और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका जो एक्सटिंग्विशेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, उनका जो है बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है, ओवर टाइम करवाते हैं, ओवर टाइम के पेमेंट नहीं देते हैं, उस तरह से जो है यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट, अब आप देख सकते हैं जो बिजनेस हाउसेज हैं अपने, जैसे अंबानी हो गए, ये सब हो गए, ये गवर्नमेंट जो है इनकी फेवर में क्यों रहती है? क्योंकि इनसे गवर्नमेंट को बहुत सारी फंडिंग आती है। तो वो फंडिंग जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट के कहाँ काम आती है? इलेक्शंस करवाने में। अभी जैसे इलेक्शंस होंगे 5 राज्यों में, तो वो अब यूं ही तो फ्री में थोड़ी हो जाएंगे, उनके लिए जो है बहुत सारी पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, एजेंडाज, ये सब किए जाते हैं। वहां पर जा जाके जो है पब्लिसिटी की जाएगी, रैलीज की जाएंगी, रैलीज का जो है आयोजन करने में, एक इतना बड़ा जो है जगह को रेंट करने में, तो उन सब का पैसा लगता है, कि किसी और को इधर उधर नीचे ऊपर के पैसे खिलाने पड़ते हैं। वो सारी चीजें जो है यहाँ पर करनी पड़ती हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं बिजनेस इंटरेस्ट से, जो पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे। और फिर जो बिजनेस जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या करती है? उन बिजनेसेस की प्रमोशन का काम करती हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है, फीडबैक लूप बन जाता है। गवर्नमेंट अगर पावर में रहेगी तो बिजनेस के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करेंगी जिससे बिजनेस प्रमोट होगा, बिजनेस प्रमोट होगा तो उसका रेवेन्यू का कुछ पार्ट जो है फिर से गवर्नमेंट को मिल जाएगा, एज अ टैक्सेस भी और एज अ डोनेशन भी। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाती हैं। पोल्यूशन स्प्रेड किया जाता है, अनलिमिटेड पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, मटीरियलिज्म क्रिएट की जा रही है, मटीरियल चीजों को लेकर लोगों के अंदर जो है। अब जैसे अब यहाँ का तो मैं देखता हूँ, मैं दिल्ली रहा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहा, तो वहां पर एक आईफोन कल्चर करके जो है चीज चलती है, कि अगर आपके पास एक आईफोन नहीं है तो यू आर बिलो स्टैंडर्ड। आपको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट आईफोन तो होना ही चाहिए। तो वहां के लिए एक बहुत ये कॉमन सी चीज हो जाती है कि यार अगर आईफोन नहीं है तो फिर तेरे पास क्या है? तो वहां पर ये इस तरह की बहुत चीजें चलती हैं। तो ये क्या है? मटीरियलिटी है ये, कि आप मटीरियल चीजों को अपनी लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने दे रहे हैं कि यू आर नॉट मेकिंग योर ओन डिसीजंस, योर लाइफ, योर दो मटीरियल थिंग्स दैट यू लाइक आर मेकिंग दैट डिसीजंस फॉर यू। तो उस तरह की चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए। अबैटिंग टेररिज्म टू इंक्रीज सेल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, बिल्कुल सही बात है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक कंट्री है जैसे अफगानिस्तान है या तालिबान है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास एक AK-47 या इस तरह की एम्यूनेशन जो है वो किधर से आती हैं? कभी सोचा है इस चीज के बारे में? सिमिलरली पाकिस्तान जो है, वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हालत में है। सिमिलरली बांग्लादेश, वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हालत में है, लेकिन वहां पर टेररिज्म इतना क्यों है? वो टेररिज्म वहां से, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी जो आप, जिनको आप नक्सल्स कहते हैं, उनके पास वेपन्स कहाँ से आते हैं? जब उनके पास खाने के पैसे नहीं है तो उनके पास हथियार खरीदने के पैसे कैसे आ रहे हैं? वो चीजें कहाँ से आती हैं? वो यहीं से ही आती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट से। जब तक लोगों के हाथ में हथियार नहीं दोगे तो आपकी फायर फायर आर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कैसे करेगी? हाउ विल यू अर्न रेवेन्यूज? तो ये सारे गंदे काम जो है किए जाते हैं। सेलिंग स्मोक एंड लीकर, बिल्कुल सही बात है, लोगों को एडिक्शन दी जाती है, एडिक्शन करवाई जाती है। ये सब जो है एक बहुत अच्छा खासा, एक प्रॉपर वेल वीव्ड वेब, इसको अगर मैं कहूं तो वो उसकी तरह है, जिसके अंदर हम दिन पर दिन फंसते जा रहे हैं। सिमिलरली इंटरनेट है, एक ऐसी एडिक्शन है, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, कि आप
लिटरली उन लोगों को अपना दोस्त अपनी फ्रेंड लिस्ट में डाल के बैठे हैं जिनसे आप एक्चुअली कभी बात नहीं करते, और ना इनफैक्ट आप सोशल मीडिया पे भी उनसे कोई बात नहीं करते, बट देर जस्ट टू रिप्रेजेंट कि हाँ आपको 10 लोग जानते हैं। सो आप देख रहे हैं कितनी बेहुदा किस्म की मटीरियलिटी फैला रखी है। ग्लोबल वार्मिंग है, कितना बड़ा इशू है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है COP26 में भी इसके बारे में बात की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग है, हर जो है कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज किया जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, उससे फर्क कुछ ये नहीं पड़ेगा कि आपको गर्मी लग रही है, वो फर्क नहीं है। कुछ जनजातियां हैं जो उसकी वजह से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट की जाती हैं। पेंगुइन्स हैं हमारे, पोलर बेयर्स हैं हमारे। इंसान जो है वो इतना मतलब ही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई बात नहीं मुझे गर्मी लगेगी तो मैं एक एसी और लगवा लूंगा। दे डोंट थिंक अबाउट कि वो जो स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट किए हो रहे हैं दिन पर दिन, उसकी वजह से ओशन लेवल जो है वो राइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो अपने इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके अंदर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बात सिर्फ मुझे गर्मी लगने की, आपको गर्मी लगने की नहीं है। यहाँ बात है कि आपकी इन हरकतों की वजह से कितने ऐसे जनजीव हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है इस चीज के अंदर, वो आपके ये जो आपके काम है, वो परिणाम है, वो भुगत रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो रही है। तो एथिक्स और मोरल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, acid rain और many other factors. Therefore, business causes humankind various in sufferings. अब आप देखिए ये लाइन भी अपने आप में कितनी मतलबी है। मैं पॉइंट नहीं कर रहा कि ये जो स्टडी मटेरियल है ये किसी मीन व्यक्ति ने लिखा है कुछ वैसा, बट जस्ट कि हम कितना अपने आप अपने आइसोलेटेड सर्कल में सोचते हैं कि हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उससे सिर्फ हमें ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मीन चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए ऐसी, ये सोच जो है बहुत गलत है। ऑल दिस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट बिजनेसेस हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इस वक्त गलत चीजें चलाई जा रही हैं। टू बिजनेस फंक्शन वाइल परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर बिजनेस इज अकाउंटेबल टू सोसाइटी, वट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इनफैक्ट मैं आपको सच बात बताऊं तो यहाँ पर जो सोसाइटी का मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सोसाइटी का मतलब भी अगर आप प्राइमा फैसी अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, तो मुझे पूरा यकीन है, जब मैंने भी पहली बार ये चीजें पढ़ी थी तो आई वाज टू मीन टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सोसाइटी में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं। यहाँ पर सोसाइटी में एवरी नेचुरल थिंग आती है, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे वो एक बिल्ली हो, चाहे वो शेर हो, कुछ भी हो, वट एवर इज अकरिंग नेचुरली, वो सब सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। सिमिलरली हम जो है ये मीन भाव जो है हमारे अंदर, वो इससे सोचकर चलते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, तो यहाँ पर बात भी सिर्फ ह्यूमन बींग्स की हो रही होगी। नहीं, यहाँ पर बात हर चीज की हो रही है। वाटर पोल्यूशन, हम देखो ना, बात वहां पर पोल्यूशन लिखा ना, तो वो वाटर पोल्यूशन से मैं सिर्फ क्या समझते हैं कि पानी गंदा आएगा, मैं गंदा पानी पीऊंगा। अरे आप तो फिर भी आरओ लगवा लोगे यार। जो पानी है, जो पानी में रह रहे जीव हैं, उनका क्या होगा, वो सोचने की बात है। इंसान इंसान के लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना बाकी जनजातियों के लिए हानिकारक है। वो चीजें हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, मिल्टन फ्रीडमैन क्लेम्स दैट द एथिकल मैंडेट, मैंने कहा ना यहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी की बात जो है वो ज्यादा की जाती है। मैंडेट ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। इट इज अ जर्नल बिलीव दैट बिजनेस इज अकाउंटेबल टू इट्स शेयर होल्डर बिकॉज इट इज रनिंग ऑन देयर रिसोर्सेज, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हम शेयर होल्डर्स के पैसे पे काम नहीं कर रहे, हम उन शेयर होल्डर के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज को रीअलोकेट और रीयूटिलाइज करने के लिए। If business is accountable to shareholders because it uses their resources, then a business should primarily be responsible to society because in real terms it uses society's resources. लोग क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। पैसा क्या है, उन लोगों के जो सोसाइटी का पार्ट है उनका रिसोर्स है। आप कहाँ पे काम कर रहे हो, जो लैंड पे काम कर रहे हो वो क्या है, वो सोसाइटी का पार्ट है। जो एम्प्लॉइज हैं वो कौन है, वो सोसाइटी का पार्ट है। अब जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ 100% जो है A to Z फैक्टर्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन होते हैं, वो सोसाइटी इटसेल्फ होती है। सो shouldn't it be responsibility of a business organization to be accountable, to be answerable to the problem it causes towards the society? तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। बिजनेस यूजेस ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अबव ऑल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट सीरियसली कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज डिसीजन एंड एक्शंस अपॉन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR है हमारा, वो एक इम्पैक्ट है, कंसिडर को लोगों को जो कंपनी है उनको कंसिडर करना चाहिए कि उनकी जो डिसीजन है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, उनका सोसाइटी के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट है, उस चीज को सीरियसली समझना ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज
ऑफ बिजनेस फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर। कहने का मतलब है जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस की क्या है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल करना है, गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर। तो इस तरह की चीजें जो है उनको अवॉइड करना, उसको प्रिवेंट करना, ताकि जो अल्टीमेट लोगों का वेलफेयर है उसके अंदर, या लोगों का जो भी सोसाइटी को लेकर अगर मैं बात करूं, ना सिर्फ लोगों की, तो वो जो है एडवर्स यानी कि बुरा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशन denotes to the obligation of business to nurture and develop its human resources so that employees get every opportunity to grow, develop and advance through life and their careers, and to promote human values within the organization। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसको उसको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, और ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर जो है ग्रो कर सके, करियर जो है उनका बिल्ड हो सके। अब आते हैं केथ डेविस मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ मॉडल्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो केथ डेविस ने दिए थे, आइए पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ प्रोपोजिशंस यानी कि कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस मान लीजिए इनको, कि उस हिसाब से दी गई थी। कुछ प्रोपोजिशंस या जो है ये दी गई थी रिकमेंडेशंस, उनके हिसाब से जो है एक बिजनेस को काम करना चाहिए, उसके हिसाब से एक बिजनेस की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए। तो वो मॉडल है जो हम आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली प्रोपोजिशन जो क्या है, 5 प्रोपोजिशंस थी ये। तो सबसे पहली क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सोशल पावर। बिजनेस इन अ कंट्री प्राइमरीली डिटरमाइंस the proportion of employment and prevailing conditions of the environment that citizens are living in। देखिए आप एक इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ये किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होगा, या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होगा। और क्योंकि उसके पहनावे अच्छे हैं, उसका खान पान अच्छा है, साल में जो है 10-12 बार वो तो घूमने चला जाता है, मजे हो रखे हैं उसके जिंदगी में, तो वो देख के एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि भाई ये जहां पर भी काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छी है। तो उस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो वो डिटरमाइन करता है बिजनेस ही, कि बिजनेस जितना ग्रो कर रहा है, बिजनेस जितना पावरफुल है, उतना ही जो लोगों का या सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वेलफेयर है, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। Davis reasons that since business has this power over society, the society can and must hold business responsible for social conditions that result from exercise of this power। प्रोपोजिशन 2 पर आ जाते हैं। बिजनेस शैल ऑपरेट एज टू वे ओपन सिस्टम। दिस इंप्लाइज ओपन रिसिप्ट्स ऑफ इनपुट फ्रॉम सोसाइटी एंड ओपन डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओपन टू द पब्लिक। ये प्रोपोजिशन 2 जो है ना, ये आपकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, आपके जो डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो आईसीडीएस हो, चाहे वो आपके आईएफआरएस हो, तो वही चीजों से रिलेटेड है कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहे हो तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि आप उनका अच्छा खासा जो है ब्यौरा सोसाइटी को वापस में डिस्क्लोज करो, कि भाई मैंने ये चीज यहाँ से ली थी, ये चीज यहाँ से ली थी, और ये चीज मैंने यहाँ यहाँ लगा दी है, और इतना मुझे जो है इससे ओवरऑल इंपैक्ट या प्रॉफिट जो लॉस है वो मिला है। तो वही चीज यहाँ पर बताई है। बिजनेस मस्ट बी विलिंग टू लिसन टू व्हाट be done to sustain and improve societal welfare। In turn, society must be willing to listen to business reports on what it is doing to meet its social responsibilities। तो यही चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। उसके बाद आते हैं प्रोपोजिशन 3 के ऊपर। द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विस shall be thoroughly calculated and considered in deciding whether to proceed with it। कहने का मतलब है सोशल कॉस्ट आपने देखा था, जो है क्या होता है कि जो सोसाइटी के ऊपर जो काम किया जा रहा है, सोसाइटी के लिए जो काम किया जा रहा है, सुबह के लेक्चर में ये चीज हमने कवर की थी, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जा रही है वो थोरली कैलकुलेटेड होनी चाहिए और कंसिडर अच्छे से करनी चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग इट। कि मान लीजिए आपको इस तरह का काम करने जा रहे हैं जिससे सोसाइटी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो वो जो कॉस्ट है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको उसको अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए, आपको उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, अच्छे से अरेंज करना चाहिए उसको, ताकि उसका जो इफेक्ट है अगर बुरा है तो मिनिमाइज किया जा सके, और अच्छा है तो मैक्सिमाइज किया जा सके। दिस प्रोपोजिशन स्ट्रेसेस दैट बिजनेस शुड कंसीडर बोथ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज बिफोर अंडरटेकिंग देम। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लोगों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ने वाला है। उसके बाद आते हैं प्रोपोजिशन 4 के ऊपर। द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विस शैल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। कहने का मतलब है जो सोशल कॉस्ट हमने इनकर करी है या बेनिफिट जो एक्टिविटी से हमें रिसीव हुआ है, वो जो है कंपाउंड करना चाहिए। अगर देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी में सोसाइटी की ही रिसोर्सेज यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस दे रही है, और उसका जो बेनिफिट है, तो वो अब बेनिफिट जो है वो क्या है, वो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात हो रही है। वो बेनिफिट सोसाइटी का वो सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का अकेला बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट भी अब सोसाइटी को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, वो सोशल कॉस्ट और बेनिफिट है किसी भी एक्टिविटी का जो है, या प्रोडक्ट या सर्विस का है, वो अपने कंज्यूमर्स को जो है वापस से पास करना पड़ेगा।
The cost of socially desirable activities within the business should be passed on the consumers through higher prices for the goods and services related to these activities. उसके बाद आते हैं प्रोपोजिशन 5 के ऊपर. Business institutions as citizens have the responsibility to become involved in certain social problems that are outside their normal areas of operations. Davis reasons that because business eventually will reap an increased profit from a generally improved society, business should share in the responsibility of all citizens to generally improve society. कहने का मतलब है बिजनेस है, बिजनेस ने काम किया, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, क्योंकि देखिए बिजनेस अच्छा काम करेगा, जो वहां पर लोग कनेक्टेड हैं उस बिजनेस से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आजकल की कंपनीज हैं, आप देखो पहले क्या होता था, पहले सर्टेन इंडिविजुअल्स होते थे सोसाइटी के जिनके पास एप्पल आईफोन देखने को मिल जाता था. आज हर किसी के पास में, हर किसी के हाथ में आईफोन देखने को मिल जाता है, चाहे वो सेकंड हैंड लेके आए, बट उसका जो मेंटालिटी, उसकी जो थिंकिंग हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, भाई यार आईफोन तो लेना है, चाहे मैं कमाता ही सबसे पहले मेरी नौकरी लगता ही मुझे आईफोन चाहिए. इस तरह की मेंटालिटीज हो चुकी हैं. तो लेकिन ये मेंटालिटी की बात नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है. अच्छी बात है, एप्पल आईफोन बुरा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नंदलेस महंगा जरूर है, बट एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी जो है अनबीटेबल है, नो डाउट. तो वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एक बिजनेस है उसकी डेवलपमेंट की वजह से या ओवरऑल बिजनेसेस की डेवलपमेंट की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से लोग ज्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो खर्चा किसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में होता है, उन्हीं बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में होता है. और इससे जो है फिर से एक फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है. बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी, लोगों को ज्यादा तनख्वाहें मिलेंगी, लोगों को ज्यादा तनख्वाहें मिलेंगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, बिजनेस को फिर से ज्यादा रेवेन्यू होगा, बिजनेस को फिर से ज्यादा रेवेन्यू होगा, फिर से ज्यादा तनख्वाहें बढ़ेंगी, फिर से ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे. ये चीजें देख रहे हैं आप, तो एक सिमिलर फंक्शन यहाँ पर दिया गया था. फोर्सेस इंड्यूसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आइए कुछ फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं, एक ऐसी कुछ इस तरह के जो पुश एंड पुल हैं वो, कि भाई जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंड्यूस करते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर. प्रेशर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नीड टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन. यानी कि दो चीज हमने पढ़ी है क्या, एक तो ऑर्गेनाइज लेबर होनी चाहिए, यानी कि स्किल्ड अनस्किल्ड, और इस तरह से जो है आप अपनी लेबर को क्लासीफाई करेंगे प्रॉपरली, उन क्लासिफिकेशंस के रेट के ऊपर आप उनको वेजेस डिसाइड करेंगे. जितनी ज्यादा टेक्निकल नो हाउ होगी उतनी ज्यादा वेजेस हो जाएंगी, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा वेजेस हो जाएंगी. तो वही सब चीजें कि अपनी जो लेबर है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करना सीखो. तो वो चीज ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो क्वालिटी मैंने बता दिया ना आपको, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वो सारी चीजें बता दी. Public opinion stressing on business morality and integrity to be observed by all organization in any field of human endeavor. तो आज जो है जो जनता है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है. देखिए जब बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की थी, या बात जो पुराने टाइम की थी, जब एक्चुअली कुछ किसी तरह की रेवोल्यूशन की जा रही थी, जब चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, इकोनॉमिक चेंजेस, मैं एक्चुअल चेंजेस की बात कर रहा हूँ. आज डेवलपमेंट्स हैं, आज आज माइनर एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन एक रेवोल्यूशन स्टेज का जो है चेंज नहीं आता है कहीं पर भी. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वहां पर क्या था, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त लोग जो थे ना उतने एजुकेटेड नहीं थे. मतलब मेजोर थे एजुकेटेड, मैं ये नहीं कह रहा नहीं थे, बट मेजोरिटी वर नॉट. मेजोरिटी वर क्या नाम है, लेबर क्लास या इस तरह की चीजें जो थी. बट वो लेबर क्लास के ही जो आगे आने वाली जनरेशन थी, बिकॉज दे वर एबल टू अफोर्ड एजुकेशन, अपने लिए तो कर नहीं पाए, बट दे वर एबल टू अफोर्ड एजुकेशन फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन. और फिर जब वो अगली जनरेशन पढ़ गई, वो अच्छी नौकरियां लग गई, तो उनके आगे आने वाली जनरेशन और अच्छा पढ़ सकती थी. इस तरह से जो है ये चीजें कंपाउंड होनी स्टार्ट हो गई. तो आज के टाइम की बात करूं, आज जो लोग हैं तो वो बहुत अवेयर हो चुके हैं. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके टाइम में मैं आपसे इतनी उम्मीद नहीं रखता, आपसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती भी नहीं है, बिकॉज यू आर एट अ लर्निंग स्टेज. But once you have experienced things, once you have studied a lot, once you have been through multiple books, multiple experiences, then you will understand and you will know the these थिंग्स कि भाई किस तरह से जो है पोल्यूशन जो है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रियलिस्टिकली सोसाइटी को एडवर्स इंपैक्ट करती हैं या पॉजिटिव इंपैक्ट करती हैं. यू विल अंडरस्टैंड इट देन. अभी यू जस्ट स्टडी, अभी यू आर एट एक्सपीरियंस लर्निंग स्टेज, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑन अ लेटर स्टेज कि भाई ये सब कैसे हो रहा है. बट अवेयरनेस आएगी, वो जब भी आए, आ जाए, कल आए, 4 साल बाद आए, जब भी आएगी वो आएगी अवेयरनेस. वो अवेयरनेस जो है वो लोगों को कमांड करने को बोलती है, क्योंकि लोग सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी ही बिजनेस का जो है, सोसाइटी में ही बिजनेस ऑपरेट करता है. तो वो सोसाइटी इनडायरेक्ट पुश और एक फोर्स डालती है सोसाइटी, सॉरी, बिजनेस के ऊपर कि भाई देख, लोग हो गए हैं अब अवेयर, अब तू थोड़ा जो है अपने काम धंधे को है ना अपने थोड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना स्टार्ट कर दे. वो चीजें अब आ चुकी हैं.
अब जैसे पेड़ कटते हैं लोग, अपना जो है सड़क पे आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं पेड़ों को। अब वो चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, पहले के टाइम में कभी किया गया था। वो चीज़ें आज भी होती हैं। वो चीज़ें मुंबई में मैंने सुना था, एक जगह पर मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा था, तो उसके लिए कुछ 11-12 हज़ार पेड़ जो है वो काटे जाने थे। लोग उनको हक करके खड़े हो गए कि भाई नहीं कटने देंगे। तो वो उस तरह की जो है चीज़ें की जाती हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। पब्लिक ओपिनियन स्ट्रेसिंग ऑन बिजनेस मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी टू बी ऑब्जर्व बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो the threat of nationalization or of severe regulations in business to prevent public exploitation of monopoly and evil of monopoly। कि भाई नेशनलाइजेशन जो है, इस तरह की चीजें हैं। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जो नेशनल रिसोर्सेज है उनको प्राइवेट हाथों में दे देना। नेशनलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर या इस तरह की रिसोर्सेज को, जो आपके नेशनल रिसोर्सेज है या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, सॉरी पब्लिक कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको गवर्नमेंट जब अंडरटेक कर ले या पब्लिक अंडरटेक कर ले, तो वो क्या होता है, नेशनलाइजेशन यानी प्राइवेटाइजेशन का ओपोजिट क्या होता है, नेशनलाइजेशन। कि भाई थ्रेट ऑफ नेशनलाइजेशन की, अगर आपने कुछ इस तरह की गलत हरकत करी, आपने सोसाइटी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेयर करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। पब्लिक को प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को वो प्रॉब्लम जो है कौन रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी। और क्योंकि यहाँ पर बात पब्लिक इंटरेस्ट की है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में तो गवर्नमेंट जो है कुछ भी सुनवाई करती ही नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरफेयर करेगी वहां पर, और आपकी जो फर्म है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नेशनलाइज कर देगी, यानी अपने अंडर ले लेगी। तो वो चीज यहाँ पर बता दी। द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म इन मेनी कंट्रीज इंसिस्टिंग ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमरिज्म हमने कल पढ़ा था ना, इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को, जो कंज्यूमर की सेफ्टी और प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं, कंज्यूमर को एडुकेट करते हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं, कंज्यूमरिज्म में आती हैं। तो ये कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म का जैसे जैसे जो है ये बढ़ता गया, ये जो मूवमेंट है ये बढ़ती गई, एजुकेशन, ये नॉलेज, ये अवेयरनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये सब चीजें आती गई। The managerial revolution enabling managers to act as a trustees and to adopt an objective attitude in the distribution of surplus among all industry or interested parties। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड शेयर होल्डर्स। पीपल इन्वेस्ट इन मनी टू मेक मनी। देखो पैसा पैसे को खींचता है, आप पैसे में इन्वेस्ट करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, और यही शेयर मार्केट का फंडा है। शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, यू इन्वेस्ट इन द मनी, यू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, यू इन्वेस्ट इन अ प्रोस्पेक्ट कि इधर से मुझे जो है पैसा मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो एक मनी मेकिंग, क्या बोलते हैं उसको, कैश काउज या उस तरह की कोई टर्म यूज की जाती हैं। तो वो चीजें हैं, आप वहां पर इन्वेस्ट करें तो आपको जो है पैसा मिल जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन क्लेम्स दैट द एथिकल मैंडेट ऑफ अ बिजनेस टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। ये फिर से वही बात दोहरा दी गई है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, to give good returns on investment, to give dividends at the proper time, to protect the interest of even small shareholders। ये चीजें जो है बता दी गई है कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक बिजनेस की। देखो पैसा सबसे बड़ी पावर है आज, हो ना हो बट है, आप समझ लीजिए कम भी नहीं है उससे। ठीक है, द मोर मनी यू हैव, द मोर रिस्पेक्ट एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल यू हैव। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि भाई जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपको अपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स भी ज्यादा देनी पड़ेंगी। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, क्योंकि देखो यहाँ पर बात वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जा रही है। तो जब आप एक एज ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, मल्टीफोल्ड बढ़ रही है, तो वो अल्टीमेटली पैसा किसका बढ़ रहा है, वो आपका नहीं है, वो उन शेयर होल्डर्स का है जिन्होंने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। वो पैसा इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसको किसी तरह का रिटर्न देना पड़ेगा। वो डिविडेंड्स के थ्रू दीजिए, कोई और तरीके से रिटेन्ड अर्निंग जो है दोबारा से री इन्वेस्ट करवाइए, कुछ भी कीजिए, दैट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू गिव देम सफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। वो चीज यहाँ पर बता दी है। So the basic responsibility of a business towards shareholders is to create wealth for them. Economic value added analysis is an effective tool to measure the increment in shareholder wealth। तो ये एक टूल है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस। इसके अंदर जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज पे, वो चीज यहाँ पर कैलकुलेट एनालाइज की जाती है। Economic values added are increments in shareholders' wealth beyond its expected return. That has its cost in terms of interest, but in financial term, equity does not have any cost। बिल्कुल सही बात है। In EVA, ये वही इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इक्विटी कॉस्ट आर द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इक्विटी है, आपको पता होगा इक्विटी शेयर जो है आपकी सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती हैं। तो जब हम ये करते हैं अपना क्या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस करते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को जो है रिस्क एडजस्टेड, यानी जो रिस्क फैक्टर है उससे एडजस्ट करके, उसको उसको फैक्टर इन करके जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, वो जो है हमारा रेट ऑफ इन रिटर्न है, इन्वेस्टर्स को जो है देना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर बता दी।
डेट हैज इट्स कॉस्ट। डेट की तो कॉस्ट होती है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डेट पे। इक्विटी के ऊपर आपको पास मैंडेटरी नहीं होता, आपने सुना है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो है लास्ट में जो है बचता है वो मिलता है। ना भी दो, सारा रिटेन कर लो, क्या फर्क पड़ता है, पैसा उनका है, उनको जस्ट जस्ट कन्विंस देम कि आपका पैसा जो है हमारे पास सेफ है, हम उसको रिटेन अर्निंग करके री इन्वेस्ट कर देंगे, और री इन्वेस्टमेंट करके आपका प्रॉफिट जो है वो और अच्छा हो जाएगा। और आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, यहाँ पर आप यूएसए में जाएंगे तो जितनी बड़ी कंपनीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह, ये डिविडेंड वगैरह नहीं देते। ये कन्विंस करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि देखो आपको हम, और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो है भी बहुत कम। क्योंकि क्यों कम है मैं बताता हूँ कि इसका इसलिए है क्योंकि वहां पर जो वॉल्यूम है ना इन्वेस्टमेंट का पर पर इन्वेस्टर, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो इंडिया में तो लाइक बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी वहां के जो है वो एवरेज इन्वेस्टर के बराबर ही ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो चीज यहाँ पर वहां पर होती है। तो वहां पर अगर आपको कोई कंपनी है जैसे एप्पल है, 3-4% का डिविडेंड, यहाँ पर कितना डिविडेंड, यहाँ पर 9-10, यहाँ पर तो आदमी, यहाँ पर तो एफडीज के अंदर 6-6.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहां पर एफडी में कितना, 1-1.5-2% मैक्सिमम बस। तो उस प्रोपोर्शन में देखा जाए तो वहां पर अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करके 3-4% या 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो चीज तो वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एक तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो 1 लाख के ऊपर 4% इज बेटर देन 50,000 के ऊपर 9%। वो चीज आप समझ रहे हैं ना बात को, वही चीजें यहाँ पर होती हैं। तो प्रोपोर्शन और वॉल्यूम्स जो है बहुत डिटरमाइन करती हैं, रिस्क डिटरमाइन करता है। अब एप्पल में रिस्क कितना है, कितना ही नहीं है, आपको पता है, श्योरिटी है आपको, एप्पल प्रॉफिटेबल ही रहना है। समझ रहे हैं ना बात को। तो एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या इस तरह की जो कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपको 100% गारंटीड है कि भाई वो लॉस मेकिंग है ही नहीं, वो लॉस कर ही नहीं सकते। हाँ, उनका शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है जरूर, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, करेक्शंस भी आती हैं, लेकिन दोज आर द बिग प्लेयर्स, तो कितना भी कर लो वो जो है उतना डाउनफॉल नहीं देखते। तो वही चीज यहाँ पर जो है बताई गई है कि जो रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो किस तरह का इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्क को फैक्टर इन करके जो उनकी रेट ऑफ रिटर्न बनती है वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी आप दे रहे हो, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट बन जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले आने वाले जो हैं लेक्चर्स के अंदर हम अपने एम्प्लॉइज में को पढ़ेंगे, और जो भी बाकी चीज़ है कंज्यूमर से रिलेटेड वो सब कवर कर लेंगे। तो ये आपका सीएसआर का जो टॉपिक है ये फिर 2 लेक्चर्स के अंदर होपफुली कवर हो जाएगा। आप ये साथ साथ रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत, एक तो ये लेंदी है, दूसरा इसमें कुछ समझाने का नहीं है खास, तीसरी चीज ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, आप खुद से रिफ्रेश जितना अच्छे से करेंगे, खुद जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतनी ज्यादा समझ आएंगी। तो इसलिए जो है इनके ऊपर आप वो टेक्निकलिटी नहीं दे सकते ना, वो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं दे सकते इसके अंदर, जो आप किसी प्रैक्टिकल जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या और कोई चीजें हैं जिसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज है, जिसके अंदर फैक्ट्स के बेसिस पर बात की जाती है, ये थ्योरीज हैं, ये लॉज हैं, इकोनॉमिक्स है, वो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये भी इंटरेस्टिंग है, अनडाउटेडली ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम ये ज्यादा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स जो कवर करता है, वो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स भी कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट्स नहीं है। ऐसी बातें हैं जो कि आप एक पॉइंट के बाद ना आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि ऐसा होता तो कुछ है नहीं, पढ़े जा रहा हूँ खाम खा, पता नहीं क्या मतलब गोल्डन इमेज क्रिएट करवाने में लगे हुए हैं, ऐसा असल में तो कुछ भी नहीं होता है। और ये सच है, ये बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट जहां होता है एटलीस्ट उस चीज के लिए तो आपको अवेयर होना चाहिए ना। तो उसी के लिए ये सब्जेक्ट क्रिएट किया गया था कि एटलीस्ट एक आम नागरिक जो है हमारे देश का, उसको 10-5% कुछ तो अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस हो कि बिजनेस जो है किस एनवायरनमेंट में किस तरह से ऑपरेट करता है। वही चीजें ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है आपको। तो आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें मतलब किस तरह से आप रियल लाइफ में जो है कर सकते हैं, कि आप एज अ इंडिविजुअल क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। मान लीजिए आप किसी कंपनी का मोबाइल फोन या कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी उस प्रोडक्ट को लेकर। अगर आपको कोई कंप्लेंट आती है तो वो क्या किस तरह से रिजोल्व की जाए। तो इस एस्पेक्ट को, इन चीजों को जो है एक ओपन माइंडेड अप्रोच से जो है पढ़ने की कोशिश करें, तो ये आपको जो है टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, आपको ये चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। तो बस इतना ही है, आप ये करने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये कवर करवा दूंगा आपको। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं जो कि मतलब अलग से अंडरस्टैंड करना है, फैक्ट्स करने हैं। कुछ सीएसआर से रिलेटेड फैक्चुअल चीजें हैं, कब कितना देना चाहिए, मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी किया गया था। हमारा इंडिया जो है इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस था जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक मैंडेट बनाया था। 2% के अराउंड पे करना होता है, मतलब मिनिमम 2% है, ज्यादा कितना भी कर लीजिए, मिनिमम 2% पे करना होता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, वो आपके टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। वो सब हो सकता है आगे आने वाले जो है इसके अंदर करें, नहीं तो अगर आपने एएसएफआर की वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर भी हमने ये करा। यूनिट 4 का जो आखिरी टॉपिक था, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और आपका कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये तीनों टॉपिक जो है एक साथ दिए हुए थे, उसके अंदर भी हमने ये चीजें कवर की थी। तो ये बस अब जो इस बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा और उसका जो है एथिकल और मोरल बैकग्राउंड के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो आप करिए इसको रिवाइज अच्छे से, कोई
दिक्कत आती है, डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सीरीज चाहिए इस वक्त तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।